आज का जो हमारा विषय है वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और तीनों अंगों के पारस्परिक संबंधों को लेकर विवाद रहे हैं। विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन भी होता रहा है, विद्वानों में मतभेद भी रहा है, लेकिन उनमें मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत सबसे अधिक प्रमुख है। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का विचार है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। व्यवस्थापिका का कार्य कानून निर्माण, कार्यपालिका का कार्य उन कानूनों को क्रियान्वित करने का व उसके अनुसार शासन चलाए जाने का कार्य है, तथा न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार निर्णय करते हैं। मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि इनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्यों को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा भी नहीं की जानी चाहिए। इस सिद्धांत का विधिवत प्रतिपादन तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया, किंतु इस सिद्धांत से संबंधित आधारभूत विचार पुराना है। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु महोदय ने सरकार को 3 भागों में बांटा। रोमन लेखक सीसरो पॉलिबियस ने भी तीनों अंगों में स्पष्ट विभाजन किया। बोंदा ने भी राजा को कानून निर्माता तथा न्यायाधीश दोनों रूपों में एक साथ कार्य करने का विरोध किया है। तो जॉन लॉक ने भी विधानमंडल और कार्यपालिका में शक्तियों के पृथक्करण का समर्थन किया है। अब हम देखते हैं मॉन्टेस्क्यू के विचार। इस सिद्धांत की विधिवत व्याख्या फ्रेंच लेखक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में की थी। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियां एक ही हाथों में केंद्रित हो जाए तो कोई स्वतंत्रता नहीं रह सकती, क्योंकि इस बात का भय उत्पन्न रहता है कि कहीं राजा या सीनेट अत्याचारी कानून न बनाए और उन्हें अत्याचारी ढंग से लागू करें। इसी तरह से न्याय संबंधी शक्ति को व्यवस्थापिका या कार्यपालिका शक्ति से पृथक नहीं किया जाता तो भी स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती। यदि न्याय शक्ति व्यवस्थापन शक्ति के साथ जोड़ दी जाती है तो प्रजा के जीवन और उसकी स्वतंत्रता को स्वेच्छाचारी नियंत्रण का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि उस दशा में न्यायकर्ता ही कानून निर्माता भी हो जाएगा। तो यदि न्याय शक्ति को कार्यपालिका के साथ जोड़ दिया जाएगा तो न्यायकर्ता का व्यवहार हिंसक एवं अत्याचारी हो जाएगा। यदि एक ही व्यक्ति या समुदाय तीनों काम करने लगे, अर्थात कानून बनाए, उन्हें लागू करे और विवादों का निर्णय करने लगे, तो स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और राज्य अपनी मनमानी करने लगेगा। इस प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति ब्लैकस्टोन ने अपनी पुस्तक में भी की है तथा अमेरिकी संविधान सभा के प्रमुख सदस्य मैडिसन ने अपनी पत्रिका में भी इसकी चर्चा की है। इसके अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक हाथ में एकत्रित होना अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है। इस सिद्धांत का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, तत्कालीन राजनीति पर व्यापक रूप से पड़ा, विशेषतः फ्रांस और अमेरिका की शासन व्यवस्था पर। फ्रांस की क्रांति के लिए पृष्ठभूमि तैयार की तो क्रांति के पश्चात मानवीय अधिकारों की घोषणा ने इस सिद्धांत को और अधिक सशक्त बनाया। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत से प्रभावित होकर संसदात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया।
यूएनओ की महासभा द्वारा 1948 में स्वीकृत मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा पत्र में भी इस सिद्धांत को मान्यता दी गई। कुछ विचारक इसकी आलोचना भी करते हैं। उस आलोचना के जो बिंदु है वो है कि ऐतिहासिक दृष्टि से इसको गलत माना जाता है और शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण भी संभव नहीं है। शक्ति पृथक्करण इतना आवश्यक भी नहीं है और तीनों विभागों की शक्तियों में असमानता है। नेतृत्व का अभाव पाया जाता है। न्यायपालिका की कुशलता और निष्पक्षता का अंत हो जाता है। स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण इतना आवश्यक भी नहीं है। लेकिन इतनी आलोचना के बावजूद भी इस सिद्धांत का महत्व कम नहीं है। जनता की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु ये उपयुक्त है। शक्ति पृथक्करण से निरंकुशता की समाप्ति हो जाती है। न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता इसी पर निर्भर है। राजनीतिक क्षेत्र में हुई क्रांतियों ने ही प्रजातंत्र को बल प्रदान किया है। शक्तियों का केंद्रीकरण व तानाशाही की समाप्ति हो जाती है और एक कार्य कुशलता व विशेषीकरण के लाभ में भी हमें वृद्धि होती है। ये था हमारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत।